देखिए पहली न्यूज जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की है। किसने न्यूज निकाली, क्या निकाली, हमें नहीं जानना। हमें तो जानना इस बात को लेकर है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए जब भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, एक देश ऐसा होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा उसके पास आइटम है, और वो चाहता है कि उसका माल ही दुनिया भर में बिके, उसका माल ही दुनिया भर में बिके। आप लोगों ने मंडी में भी देखा होगा, कोई बहुत सारे संतरे सेब लेके आ जाता है ट्रक में, तो फिर वो इतने सस्ते में बांटता है कि सब कोई उसी से खरीद लेते हैं। और कई बार उसका जो सामान रहता है वो खराब भी रहता है, लेकिन वो इतना सस्ता बांटता है, इतना सस्ता बेचता है कि खरीदने वाले अपने आप को रोक नहीं पाते। इंटरनेशनल मार्केट में जब कभी ऐसा होता है, कोई देश, मान लीजिए एक पेन है, एक पेन है जिसकी एक्चुअल कीमत 10 रुपए, उसमें लिखा है 10 रुपए की पेन, लेकिन अगर वो पेन मार्केट में 6 रुपए की बिके, इसका मतलब जो उसकी मूल कीमत है उससे कम में भी बेच रहा है, और इतने में बेचकर वो क्या मुनाफा कमा रहा होगा 10 रुपए की पेन को अगर 6 रुपए में बेच रहा है। तो जब ऐसे इतने सस्ते रेट में, जब उसकी जो वास्तविक कीमत है उससे भी बहुत सस्ते में माल को किसी और देश में खपाया जाए, किसी और देश में, जैसे ये हमेशा करता है ये चाइना, चाइना और इंडोनेशिया ही हमेशा करते हैं। कहाँ करते हैं? भारत में। भारत में अपना सामान लाएंगे और कौड़ियों के भाव बेचेंगे, कौड़ी के भाव, जिससे कि इन्हीं का माल बिके, चाहे इनकी राखियां हो, चाहे इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो भी इनका सामान हो, खिलौने हो। इसको कहते हैं डंपिंग करना, डंप। जैसे आप लोगों ने कचरा गाड़ी जो होती है, आप उसको जानते होंगे कि भाई वो कचरा लेके जाती है, फिर कहीं वो डंप कर देती है। तो वो डंप इसलिए कर रही है कि भाई कचरा उसके लिए मोल का नहीं है। लेकिन यहाँ भी लोग ऐसा ही करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपना माल लाते हैं और बहुत सस्ते रेट में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे डंप कर देते हैं। तो जब वो डंप करते हैं, इससे क्या होता है, जैसे भारत की बात करूं, भारत को लगता है बहुत ज्यादा घाटा, घाटा बहुत ज्यादा क्यों लगता है भाई? जो भारतीय कंपनियां हैं वो 10 की पेन को 6 में थोड़ी ना बेच पाएंगे, वो 10 की पेन को ज्यादा होगा तो 10.5 में बेचेंगे, इससे सस्ता क्या बेच पाएंगे। लेकिन जो ग्राहक है उसको तो दिख रहा है भाई 6 रुपए की पेन, तो वो तो आएगा 6 वाले खरीदने। तो इससे क्या होता है, जो लोकल कंट्री है या मान लो इंडिया है, उसको बहुत घाटा लगता है। चाइना हर बार ऐसा करता है, हर दूसरे तीसरे महीने ऐसा करता है, वो डंपिंग खूब करेगा अपने, हमारे देश में करता है। तो सरकार इससे बचने के लिए क्या करती है, सरकार इससे बचने के लिए लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या लगाती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब कि भाई 10 रुपए की पेन तू 6 में बेच रहा है, अच्छी बात है, तो सरकार इस पे 4 रुपए लगा देगी या 5 रुपए अलग से लगा देगी, और इस पेन को बना देगी 11 रुपए का, 11 रुपए का, कि तुम भले कितना सस्ता माल बेचो, हम उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे, उस पर हम एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, जिसको कहा जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी कोई भी देश अपने मन से करना नहीं चाहता है, वो मजबूरी में करता है। ठीक है, और भारत के साथ दिक्कत ये है कि हमें मजबूरी में करना पड़ता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क है, एक इंडोनेशिया और चाइना, वो बार बार सामान यहाँ पे डंप करते हैं। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होती है वो कैसी होती है? प्रोटेक्शनिस्ट होती है। मतलब हम अपनी बाजार को अगर नहीं बचाएंगे तो क्या करेंगे? अपने बाजार को बचाने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी। 2 मिनट आओ। अपना माइक बंद करो। ये बात क्लियर हुई? रिप्लाई कर दो, डंपिंग क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? यस सर। कौन डंपिंग लगाता है? डंपिंग करता कौन है? दूसरे देश वाले, अमूमन हमारे देश में करते थे, चाइना और इंडोनेशिया, और उससे बचने के लिए हम लगाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। किसी का माइक चालू बंद कर लो। अच्छा, एक और कर होता है जिसको कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये इकोनॉमी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आप लोग? काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये क्या होता है? इसमें और एंटी डंपिंग में बहुत ही महीन अंतर है, बहुत आराम से समझना, नहीं समझ में आएगा 2 बार और समझाऊंगा। ऐसे मान लीजिए
भारत ने अपने किसानों को सब्सिडी दी, बिजली में उनका बिल माफ कर दिया, उनको फर्टिलाइजर सस्ती दे दी, उनको खाद सस्ती दे दी, उनका जो पानी होने का और जो था वो सस्ता कर दिया। वो मंडी में जब माल बेचने गए किसान तो उनको मंडी शुल्क नहीं लिया। मतलब कुल मिला के किसान को, भारतीय किसान को बहुत सारी सब्सिडी मिली। और माना कि भारत से जो गेहूं चला, वीट लिख देता हूँ, वीट चाइना बिक रहा है 20 रुपए किलो, भारत का गेहूं चाइना में बिक रहा है 20 रुपए किलो, जबकि चाइना में चाइना का गेहूं बिक रहा है 25 रुपए किलो, क्योंकि चाइना की सरकार वहां के किसानों को किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं देती। लेकिन हमारा गेहूं चाइना जाके 20 रुपए किलो बिक रहा है। हमने अपने गेहूं को डंप नहीं किया, हमने कौड़ी के भाव में गेहूं को नहीं फेंका। हमारे किसान को ये गेहूं पड़ रहा है 15 रुपए किलो, उसने 5 रुपए मुनाफा निकाल के 20 रुपए किलो बेचा। लेकिन मेरे किसान को ये गेहूं सस्ता इसलिए पड़ रहा है कि सरकार ने, शासन ने उसको बहुत सारी सब्सिडी दी है। लेकिन चाइना की नजर में तो यार ये इस तरह का गेहूं अगर भारत से आएगा या कोई भी माल भारत से आएगा तो फिर चाइना का गेहूं कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि चाइनीज भी तो सस्ता सामान खरीदेंगे। तो चाइना क्या करेगा, सब्सिडी, जो एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली है किसी प्रोडक्ट को, उसको मेंटेन करने के लिए चाइना या कोई और देश क्या लगाता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है, जो एक्स्ट्रा सब्सिडी दी गई है उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। क्लियर हो रही मेरी बात, रिप्लाई करो। यस सर। तो जब भारत के साथ हमेशा ऐसा होता है, अपने किसानों को इतनी ज्यादा सब्सिडी देते हैं कि विश्व व्यापार संगठन पे हम पे हमेशा तलवार अटकती है कि तुम इतनी सब्सिडी काहे देते हो अपने किसानों को। लेकिन हम कहते हैं अपने किसान को अपनी सब्सिडी नहीं देंगे तो जय जवान जय किसान कैसे होगा। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में मेरा माल जाता है, जब अपीडा मेरा माल बिकवाता है, तब वहां पे दूसरे देश क्या बोलते हैं, भैया तुमने सब्सिडी बहुत पाई है, इस माल में सब्सिडी तुम्हें बहुत मिली है, हम तो थोड़ा लेवल बनाएंगे। तो फिर हो सकता है मेरे 20 रुपए वाले गेहूं पे वो 5 रुपए लगा के 5 रुपए का टैक्स लगा दे और मेरे गेहूं को भी बना दे 25 रुपए का। तो यहाँ पे जो टैक्स लगा उसे कहा गया काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मैंने डंपिंग नहीं किया था, मैंने ऐसे नहीं कि मैंने कौड़ी के भाव में अपना गेहूं बेचा था, लेकिन मेरे गेहूं में या मेरे जो प्रोडक्ट है उसमें सब सरकार द्वारा सब्सिडी लगी हुई है, इसलिए वो माल सस्ता है। तो उस सब्सिडी को कंट्रोल करने के लिए दूसरा देश क्या करता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाता है। बेहद ही महीन अंतर है दोनों में, सीवीडी और एंटी डंपिंग ड्यूटी में। क्लियर हुआ तो रिप्लाई करो। यस सर। अभी जैसे चाइना राखी लेके आया मेरे यहाँ देश में खिलौने, और हो सकता है चाइनीज राखी 10-10 रुपए में बिक जाए आपको, और भाई देशी राखी आपको 25 में मिले, तो सरकार हो सकता है चाइनीज राखी पे क्या लगाएगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी सरकार, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कि उसकी भी 10 वाली राखी को 25 की कर देगी। और फिर भारतीय के ऊपर रहेगा कि चाइनीज राखी खरीदनी है कि भारतीय राखी खरीदनी है। ठीक है, तो ये है 2 तरह के टैक्स आपने जान लिए। अगली न्यूज में चलते हैं। तालिस्मान साबरे नाम की एक्सरसाइज हो रही, ऐसी एक्सरसाइज जमाने भर की होती है, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे काम की है इसलिए। देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है कौन, चाइना, और चाइना किसी से संभल नहीं रहा है, चाइना किसी से संभल नहीं रहा है, अमेरिका अकेले उसको संभाल नहीं पा रहा है। तो अमेरिका ने बोला कि भाई भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, हम चारों मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, इसका नाम रहेगा क्वाड। क्वाड ही मतलब होता है 4, हम 4 एक संगठन बना लेते हैं। 4 मतलब कौन कौन, 4 कंट्रीज। क्वाड। क्वाड में कौन, आई फॉर इंडिया, जे फॉर जापान, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू फॉर यूएसए। ये क्वाड जो बने हैं इनका मेन उद्देश्य है कि हम चाइना को कंटेन करें, चाइना सुपर पावर बनता जा रहा है। अब ये जो एक्सरसाइज है, क्या नाम था इसका, तालिस्मान साबरे। तालिस्मान साबरे जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में हुआ करती थी, लेकिन अभी चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए हम लोगों ने क्वाड नाम का संगठन बना के रखे हैं, जिसमें इंडिया और जापान भी आता है। तो ये चर्चा उठी कि क्यों ना इंडिया और जापान को भी इसमें शामिल करें, इस एक्सरसाइज में, तालिस्मान साबरे में। क्योंकि जब इंडिया और जापान होंगे
तो हो सकता है या तो हिंद महासागर में एक्सरसाइज होगी, या दक्षिणी चीन के महासागर में होगी, या पूर्वी जापान सागर में होगी। मतलब जहां भी होगी तो चाइना के आसपास ही होगी। तो चाइना को डराने धमकाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वही पूरा हो जाएगा। नहीं तो अगर ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में होगी तो या तो प्रशांत महासागर में होगी या ऑस्ट्रेलिया के आसपास होगी। चाइना के पास में आप कर ही नहीं सकते। चाइना बोलेगा भाई मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तुम दोनों दूसरे अलग देश हो, वहीं जाओ। लेकिन इंडिया और जापान को रख लेंगे अगर इसमें, तो हम चाइना के पास वाले समंदर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये है न्यूज। तो तालिस्मान साबरे 2023 में होगी, और इसमें ये उम्मीद की जा रही कि इंडिया को भी जोड़ लेते हैं। मेरी बात क्लियर हो तो रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। उसी तरह एक एक्सरसाइज है, उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार, ये जो मेरा भारत है, तो ये जो केरला वाला हिस्सा है इसे हम मालाबार ही कहते हैं, मालाबार हिस्सा। तो मालाबार जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, I+U, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज, और हर 2 साल में होती है और काफी ग्रैंड होती है। अमूमन जब भी होती है तो इंडियन ओशन के आसपास ही होती है। इस मालाबार एक्सरसाइज में बाद में जापान भी जुड़ गया था, बाद में जापान जुड़ गया क्योंकि जापान क्वाड का मेंबर है। एक बार हमने ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ा था, लेकिन शुरू में जब जोड़ा था तो ऑस्ट्रेलिया जैसे बोला कि हाँ मैं मालाबार में पार्ट लूंगा, तो चाइना ने उसको धमकी दे दी कि खबरदार अगर इन लोगों के साथ मिलकर तुमने कोई भी पार्टी की तो ऑस्ट्रेलिया डर गया। लेकिन फिर ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने हिम्मत दिखाई, बोला नहीं यार मैं तो क्वाड का सदस्य हूँ, मैं इनके साथ रहूंगा। तो 2020 में जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार शिरकत की थी। तो मालाबार भी जान लो, मालाबार मेनली इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक नौसैनिक अभ्यास है जिसमें अब जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शिरकत करता है। क्लियर हुआ मेरी बात? रिप्लाई करो। यस सर। नो सर। नो सर? हाँ, क्या दिक्कत है पूछो। कर दीजिए। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? हाँ सर। तुम कुछ कर रहे थे, पीछे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे बताओ। नहीं सर, मैं नहीं बात कर रही, वो हर्षा दीदी का फोन आया था, उनकी भी लिंक कट की हुई है। बस उनकी, अरे किसी की भी लिंक अटक जाए, ये अपना सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, अटक जाए जो लिंक, जाओ मस्ती करो, जिसका नहीं वो एंट्री कर पा रहा। रिकॉर्डेड लेक्चर है, देख लेना बाद में यूट्यूब में। ठीक है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया और यूएसए मिलकर एक एक्सरसाइज चलाते हैं जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये। इसमें सिर्फ इंडिया और यूएसए थे, लेकिन बाद में इसमें हमने ऑस्ट्रेलिया और जापान को भी ऐड कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए मिलकर बनाते हैं क्वाड। ठीक है, क्वाड बनाते हैं। और क्वाड का एक और नाम है QSD। QSD, Q फॉर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। भाई हिंदी मीडियम वाले ये ना बोले कि इसका हिंदी क्या होगा, अमेरिका ने बनाया भाई, इसका हिंदी कुछ नहीं है। दूसरा है S फॉर सिक्योरिटी, इसका हिंदी मैं बता देता हूं, सुरक्षा। D मतलब डायलॉग। ठीक है, तो क्वाड का एक और नाम है QSD। एग्जाम में आ जाए QSD का फुल फॉर्म क्या, तो गलत मत करना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, आगे चले, रिप्लाई करो। जी सर। यस सर। ये सब क्या है क्वाड, ये सब मैंने बता दिया है। और अल्टीमेटली ये कुछ भी कहे, इन सबके मन में यही है कि चाइना को किस तरह रोकना है। अब अगली न्यूज ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी का एक सेक्शन है 433A, ये राज्यपाल को उसकी जो क्षमा करने वाली शक्तियां हैं उसके आड़े नहीं आता। बहुत लंबी लाइन हो गई, आसानी से समझाता हूं क्या बोला है। ये जो बिल्डिंग है इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे देश के संविधान का क्या है, इंटरप्रेटर, यानी अनुवादक। संविधान में कोई भी बात है समझ में नहीं आ रही, इससे बोलो ये बताएगा। संरक्षण, हाँ, ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास कोई केस गया होगा जिसमें कहा गया होगा कि जो राज्यपाल है, जो संविधान का आर्टिकल 161 है, इसके तहत इसके पास कुछ शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं? क्षमा देने की शक्तियां, क्षमा करने की यानी पार्डन करने की शक्तियां हैं। ठीक है, ये इसके पास शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास किसमें है? आर्टिकल 72 से है।
राष्ट्रपति तो किसी को भी क्षमादान कर सकता है, किसी को भी। ये तो क्योंकि आर्मी चीफ भी है तो आर्मी वालों को भी क्षमादान कर सकता है वो। अब ये जो गवर्नर है इसको आर्टिकल 161 से पार्डन की पावर है, क्षमा की पावर है। और क्षमा किसको? जिसने कुछ क्राइम किया हो, कृत्य किया हो और उसको अदालत ने उसको सजा दी हो। अब गवर्नर के पास क्या पावर थी अभी तक कि जो मृत्यु दंड है उसको वो माफ नहीं कर सकता। जो कोर्ट मार्शल वाली है, मतलब जिसमें आर्मी ने सजा दी है, उसको गवर्नर माफ नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा अमूमन हर सजा को गवर्नर माफ कर सकता है या उसको छोटा कर सकता है। किसी को मान लो 14 साल की सजा बामुशक्कत, बामुशक्कत मतलब 14 साल सजा भी है और 14 साल आपको काम भी करना पड़ेगा, फ्री में रोटी नहीं मिलेगी, उसे कहते हैं बामुशक्कत। 14 साल की कैद दी जाती है हमारे हीरो अजय देवगन को, सश्रम कारावास। ठीक है, फिर फिल्मों में दिखाता है बेड़ी पहन के वो तोड़ रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, सश्रम कारावास। तो ये जो राज्यपाल है ना, ये उसका रूप बदल सकता है कि ठीक है भाई, सश्रम कारावास की जगह तुम फ्री में रोटी खाना 14 साल, काम मत करना। यानी रूप चेंज कर सकता है। 14 साल की सजा को 8 साल कर सकता है, 6 साल कर सकता है। कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, मान लो उसने कुछ काम किया है तो सजा बोल सकता है कि अभी इसके बच्चे की डिलीवरी हो जाने दो, उसके बाद इसकी सजा शुरू करेंगे। मतलब चेंजेस कर सकता है। लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सॉरी कैपिटल पनिशमेंट, जिसको मृत्यु दंड कहते हैं उसे अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को ये माफ नहीं कर सकता। और जो आर्मी वाली जो सजाएं हैं कि भाई आर्मी में किसी को सजा मिली है कि उसने देशद्रोह किया है तो उसको माफ नहीं कर सकता। दस सेकंड का पॉज है, यहां से कुछ निकल रहा है अभी राजवाड़े से। यहां तक जो बताया वो क्लियर है? रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। तो न्यूज में ये आया कि एक हमारी सेक्शन है आईपीसी की 433A, ये सेक्शन क्या बोलती क्यों बोलती है आप मत जानो, बस इतना जानो इस सेक्शन ने कुछ ऐसी बात कही है कि पहले ये था कि गवर्नर उन्हीं की सजा कम कर सकता था जो कम से कम 14 साल जेल में 14 साल जेल में बिताए हो। ऐसा लिखा हुआ था कहीं या ऐसा लोग मान लिए थे, क्योंकि संविधान में तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कोई 14 साल जेल में सजा काटेगा उसके बाद गवर्नर जी उसको माफी देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि गवर्नर के पास जो ताकत है, जितनी ताकत है उतनी ताकत का उपयोग वो पहले दिन से कर सकता है। ऐसा नहीं कि धारा 433 से कहती है कि मिनिमम 14 साल की सजा आप पूरी। हाँ, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए आर्टिकल 72 हो या आर्टिकल 161 हो, ये दोनों आदमी चाहे राष्ट्रपति या चाहे राज्यपाल अपनी मर्जी से ना कुछ नहीं कर सकते। इन्हें किसकी सलाह चाहिए होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी मंत्री परिषद की सलाह में ही काम करते हैं ये लोग। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? जी सर। और मंत्री परिषद मतलब राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट, और केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। ये सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। अगली न्यूज है सबकी योजना सबका विकास। ये मुझे लगता नहीं मुझे पढ़ाना चाहिए, पढ़ा देता हूँ, ऐसी बकवास न्यूज है ये। सबकी योजना सबका विकास। खैर कभी कभी ब्यूरोक्रेसी में आप लोगों को भी ऐसे काम करने पड़ेंगे कि आप सोचेंगे योजना बनवा क्यों रहे। देखिए हमारे पास जो संविधान का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 73rd संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये किस साल आया? 1991 की 92? 73वां संविधान संशोधन कब किस साल आया है? 92 सर। कंफर्म बताओ, बहुत सारे बच्चे बैठे हो क्लास में। और इतना लॉलीपॉप जवाब तो मैं तो नहीं दूंगा। नाइनटीन 92 ही है सर।
देखो ये आया है 1992 में, उसकी पारित होने की दिनांक चली जा रही 93 में। और इससे हमें मिलती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी देश की पंचायतें। उस पंचायत में जो भी 18 साल से बड़ा है, ध्यान रखिएगा, जो भी 18 साल से बड़ा है वो ऑटोमेटिक किसका सदस्य हो जाता है? वो ऑटोमेटिक किसका सदस्य हो जाता है बताओ? ग्राम सभा का। जो भी 18 साल से बड़ा है वो अपने ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का क्या रहता है? सदस्य ऑटोमेटिक रहता है। और जो पंचायतें हैं उस पंचायतों में कहा गया है कि ग्राम सभा जो है वही तय करेगी कहाँ रोड बननी है, कहाँ पे कुआं खुदना है, कहाँ पे टिल्लू पंप लगना है, धनिया के घर के सामने टिल्लू पंप लगना है कि रामू के घर के सामने लगना है, वो ग्राम सभा ही तय करती है। और ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत के 18 साल प्लस के सारे मेंबर्स होते हैं। तो इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है सबकी योजना सबका विकास। अरे तो भाई इसको बताने की क्या जरूरत है भाई? 18 साल से बड़ा हर व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर है। जब वो मिलके कोई चीज कहेंगे तो वो तो सबकी योजना रहेगी ना, और सबकी योजना तो सबका विकास। लेकिन सरकार ने इसके लिए पोर्टल बना दिया। सरकार में ख्याल से अभी काम नहीं होगा, तो बाकायदा पोर्टल वोर्टल बना के फ्लैश वोश कर दिया है, बैनर छप गए तो न्यूज बन गई। लेकिन ये न्यूज ध्यान रखिएगा किस चीज पे के लिए है? पंचायतों के लिए। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लगता है कभी कभी सरकार एक योजना बना सकती है, 30 तारीख को सैलरी आएगी तो बोलेंगे सबकी मेहनत सबकी सैलरी, ऐसा ही बना दे। खैर जब पंचायत की बात आई है तो ये ध्यान रखना, हमारा पास एक आर्टिकल है 243 एक आर्टिकल है। उस आर्टिकल में ए से लेकर जेड जी तक, जेड जी नहीं है, जेड जी होगा, हाँ जेड जी तक, ए से लेकर जेड जी तक कुल 29 सब्जेक्ट है। कुल 29 सब्जेक्ट है जो पंचायतों में आते हैं। ठीक है, कुल और नगरीय निकायों में कितने सब्जेक्ट आते हैं? 18। पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है। क्लियर हो रही मेरी बात? जी सर। कोविड के कारण पंचायतों में राज्य सरकार के पास है कि वो इलेक्शन कमीशन से पूछ के बढ़ा दे, जैसे हमारे एमपी में बढ़ गया अभी। चलो अगली न्यूज में चलते हैं। ये न्यूज है ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट 4 महीने पहले न्यूज में आया था। जब आया था तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि ये ड्रैगन फ्रूट जो है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इसको बोला था क्यों ना इसका नाम हम कमलम रख दे, कमलम, क्योंकि कमल जैसे लगता है। तो बाकी लोग उनके ऊपर चढ़ गए कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी पार्टी का निशान कमल है तो क्या कमलम बोलेंगे? लेकिन उनका कहना इतना सत्य हो गया कि इस यूपीएससी की पीडीएफ में आप कमलम नाम देखेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज में क्यों आया है? ये एक ऐसा फाइबर युक्त फल है जिसको खाने से जो हमें डाइटरी फाइबर चाहिए वो मिल जाते हैं, कम पानी में होता है, और इसमें सॉल्ट का इंटेक कम होता है, और इसमें फैट कम है, फाइबर ज्यादा है। तो एक तरह से हेल्थी डाइट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं कि कल परसों की क्लास में मैंने बोला था जो भी चीज यूरोप में बिक जाए मतलब वो चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये यूरोप में बिका है अभी, अब बिका है तो भाई इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ड्रैगन फ्रूट का एक और नाम क्या है? कमलम। ठीक है, और न्यूज में क्यों है? ये लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन में बिका है। और मैंने पिछली क्लास में पीड़ा के बारे में बताया था, पीड़ा कि जब भी कोई भी एग्रीकल्चर उत्पाद को भारत के बाहर बिकवाना है तो कौन काम करेगा? पीड़ा काम करेगी। पीड़ा, अब पीड़ा काम किसके अंदर करती है? कौन से मंत्रालय के अधीन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन, क्योंकि ये भाई माल बेचेगी तो पैसा मिलेगा। लेकिन चाय नाश्ता इसका किसके साथ करती है? कृषि मंत्रालय के साथ, क्योंकि किसान से तो माल लेती है, लेकिन आती है कॉमर्स मिनिस्ट्री के। ठीक है, अब देखो ड्रैगन फ्रूट को कॉमनली कमलम कहा जाता है, इसकी कहानी मैंने आपको बता दी। ठीक है, और ये सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इसके
पिंक कलर का भी होता है, सफेद कलर का भी होता है, लाल कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, ये सब नहीं जानना आपको। बस ये जानना है कि ड्रैगन फ्रूट क्या है, एक फल है। मोटे तौर पे आपने गोभी देखा होगा, समझ लो गोभी जैसा ही है, ठीक है। और ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा हर जगह मिलता है, उमूमन हर जगह मिलता है, बस आपके एमपी को छोड़ के, ठीक है। और ये लंदन में बिका है, तो बिका है तो भाई बिकवाया कौन होगा, पीडा ने बिकवाया होगा। अब पीडा की रामायण यहाँ पे लिखी हुई है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। चले आगे, रिप्लाई करो। ओके सर। यस सर। देख रहे हो ना, करंट अफेयर्स में हर 4-5 दिन में न्यूज घूमती है, तो बस आप पढ़ते चलो, आपका 4-5 बार में 8 बार में तो रट जाओगे सब बिल्कुल। अब पीडा अब आएगा तो आग बंद करके टिक मार के निकल जाओगे। अगली न्यूज क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया सीड के लिए। तो भाई ये यहाँ पे थोड़ी सी हैवी होगी क्लास। यहाँ पे हम ये नहीं जानेंगे सोया सीड क्या है, हम ये जानेंगे ये जो शब्द लिखा है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये क्या है, जीएम क्रॉप्स क्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सोयाबीन है, ठीक, ये इसका एक दाना है, आपके पास एक बीज था, आपने मंडी गए थे, आप बीज लेके आए, अच्छी क्वालिटी का बीज लेके अपने हिसाब से बीज लगाया, पानी डाला, कुछ खाद डाली, देखभाल की, फसल ली, फसल बेच दी, उस फसल में से कुछ फसल को रख लिया फिर से बीज के रूप में। किसान ऐसा ही करता है। लेकिन जब भी किसान फसल लगाता है, कोई भी फसल लगाता है, उसे सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है, कीड़ों से, या कीट लिख देता हूं, कीट पतंगों से, इंसेक्टिसाइड से, और खरपतवार से, जिसे कहते हैं वीडीसाइड। खरपतवार मतलब फ्री फुकट की जो घास आ जाती है, इससे किसान बड़ा परेशान रहता है। इस चक्कर में किसान क्या करता है, कीटनाशक डालता है, खरपतवार नाशक डालता है। वो जानता है कि ये जहर है, लेकिन उसको अपनी फसल बचाने के लिए इसको डालना पड़ता है, और वो जहर कुछ ना कुछ मात्रा में वो फसल भी अपने अंदर ले लेती है, और उस जहर को कुछ ना कुछ मात्रा में हम भी खाते हैं फिर। और इसी जहर के चक्कर में तो विदेशों में, यूरोप में हमारा माल नहीं बिकता, क्योंकि तुम इतना इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड डालते हो, तो भाई तुम तो जहर ही खा रहे हो। इसलिए कभी कोई चीज यूरोप में बिकता है और पीड़ा यो कर देता है, तो अपन करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। लेकिन ये जीएम क्रॉप जो रहेंगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दुनिया भर में तो धूमधाम से चल रही। हमारे यहाँ सिर्फ एक कॉटन की वैरायटी है, उसका नाम है बीटी कॉटन। बीटी कपास, यही एक लौती जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसको हमारे देश में अलाउ किया गया है, क्योंकि इसको खा नहीं सकते, पहन सकते हैं। खाने वाली चीज में हमने जीएम क्रॉप को अलाउ नहीं किया है। अब सवाल यह है कि जीएम मतलब क्या, बार बार सर जीएम जीएम बोल रहे हो। जीएम में देखो लिखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली में ये शब्द क्या है, जीन। जीन तो समझ जाते हैं, अनुवांशिकी, हमारे अंदर भी जीन्स है, पेड़ों के अंदर भी जीन्स है। मान लो ये सोयाबीन का, ये सोयाबीन दाना है, हमें पता है इसमें एक विशेष प्रकार का कीड़ा लगेगा ही लगेगा, और कीड़ा लगेगा तो वो फसल खराब होगी ही। तो क्यों ना हम बीज के अंदर कुछ ऐसे रसायन डाल दे, कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दे कि इस पे वो कीड़ा लगे ही नहीं, वो कीड़ा उस पे लगे ही नहीं, या कीड़े का उस पे असर ही नहीं हो। जब कीड़े का असर नहीं होगा तो हमें कीटनाशक नहीं डालना पड़ेगा, और जब हमें कीटनाशक नहीं डालना पड़ेगा तो हमारे किसान का पैसा भी बचेगा। और जब कीटनाशक नहीं डालेंगे तो उस फसल में कीटनाशक गया भी नहीं, तो कुछ हमारे अंदर भी नहीं आएगा। मतलब ये तो बड़ी अच्छी चीज है भाई, जिस फसल को जिस चीज से खतरा है उसके जीन्स में जाके उसको चेंज कर दे, और वो करना बड़ा आसान है। उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम तो इंसानों को बदल दे, वो तो पौधे हैं। लेकिन हमारे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लैब में तो बनाई जा रही, हम तैयार हैं बना के, लेकिन सरकार द्वारा इसको परमिशन नहीं मिली। सरकार का कहना है कि हम परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ये खाने वाली चीजें हैं, अभी हमें इनके दूरगामी परिणाम नहीं पता, हमें इनके फ्यूचर जो इफेक्ट्स होंगे नहीं पता। क्या पता अभी तो अच्छा लगे, 5 साल बाद यही चीज आपके पेट में आए, कैंसर बना दे या कुछ और कर दे, या हो सकता है आने वाली पीढ़ी बौनी रह जाए, या मोटी हो जाए, लंबी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारी सरकार जो है इतनी आश्वस्त नहीं है कि जीएम वाली जो क्रॉप्स हैं
ऐसी क्रॉप में अलाउ कर दे जीएम टेक्नोलॉजी जिसको हम खाते हैं। तो सरकार ने बड़ा विरोध हुआ, तो सरकार ने बोला ठीक है बीटी कॉटन में उपयोग कर लो यार, क्योंकि कॉटन तो कपड़ा ही है। और जो बीटी शब्द है इसमें, बीटी मतलब क्या, बीटी शब्द की कहानी आगे देखते हैं। ये बताओ अभी जो मैंने ब्रीफिंग की ये क्लियर हुई कि सर नहीं, इसी रिप्लाई वजह से करो। बीटी ब्रिंजल बैन हुआ। अभी जो मैंने बोला वो क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया सर। हाँ, आप क्या बोल, इसी कारण से बीटी ब्रिंजल बैन हुआ। अब बीटी ब्रिंजल मतलब वो बैगन ही था, बैगन तो खाते। अब ये बीटी यस सर। बीटी क्या, ये देख लेते हैं। असल में एक बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है, बैसिलम, बैसिलम थुरनजेसिस, ये लिखा हुआ है, बैसिलस थुरनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को हम उस फसल के अंदर डाल देते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया उस फसल के अंदर चला जाता है तो एक कीट है, उस कीट का नाम है पिंक बॉल वर्म। ये कीट है, ये लगता है, ये कुछ कपास में लग के कपास को खा जाता था, लेकिन हमने वो बैक्टीरिया डाला, इसका नाम है बैसिलस थुरिंजेसिस, जिसकी वजह से ये जो कीड़ा है पिंक बॉल वर्म, ये लगता ही नहीं। तो उससे जब कीड़ा लगा ही नहीं तो कपास की पैदावार अच्छी हुई। उस कपास के अंदर था वो बैक्टीरिया जिसका नाम था बैसिलस थुरिंजेसिस, और उस वजह से जो किसान है उसकी आवक अच्छी हो गई, और कपास से तो हमने कपड़ा बनाया है नहीं। इसलिए बीटी कॉटन अलाउ है, लेकिन बीटी ब्रिंजल अलाउ नहीं है, क्योंकि बीटी ब्रिंजल को क्या करते हैं हम, खाते। ब्रिंजल मतलब बैगन, भाटा, और खाते। क्या पता वो बैक्टीरिया जाके हमारे जीन्स में, हमारे शरीर में आज नहीं 4 साल बाद, 8 साल बाद कुछ करता। इसलिए सरकार अभी इस चीज में रुकी हुई है। तो क्या ये जो सोया सीड है, अब सोया सीड से तो सोया दूध भी बनता है, तो अब ये इस पे ये चर्चा में आया था कि ये इसमें जीएम को अलाउ करें कि नहीं करें। अब भाई जो कंपनियां हैं जो जीएम क्रॉप्स बनाती हैं वो तो बोलेंगे ना सरकार को कि यार जो लगे और ले लो यार, थोड़ा और चाय नाश्ता का रखो, बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, लेकिन हमें अब अलाउ कर दो। उनको चाहिए मुनाफा, लेकिन हमारी इतनी बड़ी आबादी है और उस आबादी को हम रिस्क में डाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसको अलाउ फिलहाल नहीं किया है। मेरी बात क्लियर हुई तो रिप्लाई कर दो। यस सर। तो बीटी मतलब बैक्टीरिया है पहली चीज, उसका नाम, और बीटी कॉटन को ही क्यों अलाउ किया कि ब्रिंजल को क्यों अलाउ नहीं किया, ये इसका कारण आपको पता चल गया है। ठीक है, और सरकार के पास पहुंच गया कंपनी वाले के साथ, कोविड-19 में सब बर्बाद हो गया, बच्चे बीवी सब परेशान है, दे दो कुछ करने को, तो ये सब चल रहा है। ठीक है, हटाओ। ये जीएम क्रॉप्स का क्या कहानी है मैंने बता दिया। बीटी कॉटन, बॉल गार्ड, ये सब चीजें हमारे देश में एक्सपेरिमेंट लेवल में सब कुछ हो चुका है, बस हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, हम पीछे नहीं है। कोई ये कहे कि दुनिया दुनिया कहाँ चली जा रही, तुम अभी तक कर ही नहीं रहे हो, तो भाई हम करके बैठे हैं, हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना अपने ऊपर, किया हमने सब है। अगली न्यूज है रोम से। इटली देश में एक शहर है, उसका नाम रोम है। रोम अपने आप में एक देश है, दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश। इस देश में पोप रहते हैं। ईसाइयों में एक कैथोलिक ईसाई होते हैं, उनके सबसे बड़े पुजारी हैं, रोम में रहते हैं पोप। वहां पे आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय मिलेगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मिलेगा। इन लोगों ने अभी निकाली हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। हॉटस्पॉट तो सभी जानते होंगे ना, वाईफाई का, जहां हॉटस्पॉट चालू वहां पे नेटवर्क तेज है। तो हंगर का हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पे भूखमरी बहुत तेज है, यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। और भाई भूख से मर रहे हैं तो पहली चीज तो आपको रिपोर्ट का नाम याद होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन निकालता है। कभी भूल भी जाओ तो खाने पीने की बात है तो या तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम निकालेगा या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालेगा। 2020 में ये जो WFP था ना, इसे मिला था नोबेल का पीस प्राइज। लेकिन नोबेल में तो बहुत सारे हाँ, नोबेल का पीस प्राइज मिला था, शांति पुरस्कार 2020 का। क्यों मिला था इसको कि दुनिया तो लड़ने झगड़े में बिजी है और इसने दुनिया भर के बेचारे भूखे बच्चों को खाना खिलाया। और आज भी इसने जो हॉट स्पॉट बताए हैं उसमें इथोपिया, मेडागास्कर, साउथ सुडान, नॉर्थ नाइजीरिया, यमन, यहाँ पे बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे बूढ़े भूख से मर रहे हैं, है ना। तो ये भूख से मर रहे हैं ये लोग। ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं, हम खुश नहीं हो, हमारे देश का भी नाम है इसमें,
लेकिन लिस्ट में थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो अब जब कोई इंसान भूखा होता है तो वो जानवर होता है, क्योंकि वो भूखा है। एक फिल्म है, शायद मैंने देखी नहीं, बड़ा मन है देखने का, राजेश खन्ना की, रोटी नाम से शायद कोई फिल्म है। वो बच्चा रोटी चुराता है, फिर कोर्ट में पकड़ ले जाते हैं, फिर बोलता है भूख लगी थी, ऐसा कुछ। क्योंकि वो भूखा है तभी तो क्रिमिनल बन रहा है, तभी वायलेंस कर रहा है। तो अगर कोई भूखा रहेगा तो वहां पे वायलेंस फैलेगा, कोई भूखा रहेगा तो वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, जहां भूखमरी रहेगी वहां पे स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। पढ़ाई तो भूल जाओ, क्योंकि भूखे पेट भजन ना होए, पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। और जब पढ़ाई नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा, तो वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहां पे प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसलिए खाना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं बदनसीब बेचारे जो आपसे ही कलह में इतना फंस चुके हैं। जैसे यमन नाम का एक देश है, यहाँ पे 2015 से गृह युद्ध झेल रहा है वो, 2015 से। वहां पे लगभग अमूमन किसी बच्चे ने आइडल वेट गेन नहीं किया होगा आज तक। बच्चे भूख से मर रहे हैं वहां पे, ठीक है। और अभी जो कोविड-19 आया उसने तो फिर चार चांद लगा दिए भूखमरी पे। और इसी बीच में अगर भूकंप आ जाए, इन देशों में भूकंप आ जाए, इन देशों में बाढ़ आ जाए, इन देशों में सुनामी आ जाए, तब तो और बल्ले बल्ले हो जाती है। और कोविड-19 की वजह से हमने भी देखा हमारे देश में बहुत सारे लोग परेशान हो गए। तो भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें चलाई। अभी तो एक नई चल रही है, अभी 2 दिन पहले से देख रहा हूँ, अन्न उत्सव चल रहा है हमारे देश में। क्या चल रहा है? अन्न उत्सव। ठीक है, तो ये भी खुशी की बात है कि लोगों को खाना मिल। पिछले साल कोविड के समय पीएम मोदी ने एक स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसी का एक नया नाम है अन्न उत्सव। ये नई योजना नहीं है, नया नाम है। उसमें आप जानते हैं कि भाई प्रति व्यक्ति को 10 किलो अनाज दिया जा रहा था। 5 किलो वैसे मिलता था, लेकिन उसको 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जा रहा था। और ठीक है, और जिनके पास राशन था कार्ड, उनको राशन कार्ड पे दिया, नहीं था तो आधार कार्ड पे दिया। और हमारे पास ये जो राशन की दुकानें हैं, इनको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस सिस्टम। इसके तहत मिल रहा था। इसी बीच में सरकार ने बोला था एक देश एक राशन कार्ड, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया पूरे देश में। लेकिन इसका मूल मंत्र ये था कि मान लो मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, किसी काम से इंदौर आया हूँ, मेरे पास भी राशन कार्ड है और मेरे परिवार कश्मीर में है। तो मान लो मेरे राशन पे मुझे 25 किलो अनाज मिलता है, मैं इंदौर में हूँ, मैंने 5 किलो अनाज ले लिया, तो बचा 20 किलो मेरा परिवार कश्मीर में ले ले। ये था वन नेशन वन राशन कार्ड। क्योंकि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें दुनिया में 117 भूखे देशों में हम 102 नंबर पे हैं। यानी हमारी रैंक कितनी घटिया है, कितनी ज्यादा घटिया है। हम शतक भी वहां मारते जहां मारना नहीं चाहिए। इतने भूखे हैं हमारे यहाँ, इतने भूखे बच्चे हमारे यहाँ, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी वैश्विक भूखमरी इंडेक्स में। भूखमरी शब्द देखो, भूखमरी, भूख से मरने क्या हालत आती है, तो उसमें हमारी रैंक बड़ी खराब है। और अभी आप देख ही रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी जी साल में 6,000 रुपए देते हैं। मेरे ख्याल से आज ही दिया है, आज भी किस्त दी है, तो वो पेपर में ऐड आया था, तो 2,000 रुपए किस्त मिली जो है ना। तो ये सब स्कीम चल रही है। इसके तहत मोदी जी अपनी जेब से 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान को देते हैं। 2,000 की 3 किस्त देते हैं। तो हमारे शिवराज मामा पीछे क्यों रहे? इन्होंने बोला हम भी देंगे 4,000 रुपए, और ये 2 किस्तों में देंगे, ठीक है, यानी डिवाइड बाय 2, 2,000 की 2 किस्तों में। तो टोटल एक किसान को 10,000 रुपए मिलता है। यहाँ तक की बात के लिए तो रिप्लाई कर दो सर। हाँ। जैसे यमन वगैरह जो देश है जिनको फूड प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो सर इसमें एफटीओ जैसे फूड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ हेल्प नहीं कर सकता क्या? ये सारी संगठन का जो आपने नाम लिया है ना, इनको देश चंदा देते हैं। तो देश अपने घर का संभाल ले कि उनको चंदा दे दे? उनको चंदा मिलता बहुत कम है, जितना मिलता है उतने में बेचारे कर ही रहे। और टैक्स पेयर और बाकी दुनिया भर के जितने भी अमीर लोग हैं वो चंदा देते ही नहीं है। अडानी अंबानी को चंदा देते नहीं, इनको घुस दे दे तो बेचारे लोगों का खाना हो जाए। तो इनके पास जितना भी साधन है, ये सब एनजीओ टाइप के हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जितना इनसे होता है उतना करेंगे। लेकिन दुनिया में हमारे आप जैसे लोग गिनती के हैं, उंगलियों में, इनके पास भरपेट खाना है।
और हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भगवान को शुक्रिया बोलो और अगली न्यूज में चलते हैं। यूएन सब कुछ कैसे कर लेगा? करने के लिए पैसा चाहिए, उसके बाद विल पावर चाहिए। ठीक है, अगली न्यूज में चलते हैं। ये भी खाने को लेकर न्यूज आ गई है। हमारे देश के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि सरकार जो फूड फोर्टिफिकेशन को मैंडेटरी कर रही है ये ना करे। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, ये फिर ये देखो मैंडेटरी है कि नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ अभी आ रही क्या? यस सर। तो उस वक्त मैं कुछ कह ही नहीं रहा था। नहीं सर, आप फोर्टिफिकेशन बता रहे थे। मुझे भी सांस लेने का हक है। तो फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर पहले तो भाई हमारे देश में हमने ये पता लगाया कि हमारे देश में कुपोषण, एक तो होता है सुपोषण, तो सुपोषण तो कभी हो ही नहीं सकता। कुपोषण होता है, इसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण। पोषण, अरे यार एक तो मेरा पेन टैब भी नहीं चलता टाइम पे। कुपोषण यानी पोषण तो दिया आपने, खाना तो दिया, लेकिन 2 रोटी की जगह 4 रोटी दे दी तो भी कुपोषण हो गया, 2 की जगह आधी रोटी दी तो भी कुपोषण हो गया। खाने में दाल देना था, आपने दे दिया उसको प्याज। आपने दाल ही दाल एक दिन खिला दी, उसको दही नहीं दी, बैलेंस डाइट नहीं दी। तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ चीज की कमी रह जाती है। और फिर हम बोर्नविटा पिलाते हैं बच्चे को, दूध में डाल के कॉम्प्लेन पिलाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं, ये सोच के कि उसको कुपोषण ना हो जाए। तो हमारे देश में जो समृद्ध लोग हैं वो तो फिर भी खिला पिला के अपना बच्चा ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो समृद्ध नहीं है, जो डेली वेज अर्नर है, वो बस खा ले, पेट भर जाए, बस बहुत बड़ी बात है। तो ये जो ऐसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी इनकी ओवरऑल इनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इनका दिमाग कम रह जा रहा है, इनको 10 तरह की बीमारियां हैं, हड्डी कमजोर है, हाइट नहीं हुई या कुछ और तामझाम। तो सरकार को लगा कि ठीक है भाई, सरकार ने देखा कि हम मानते हैं कि हर थाली कंप्लीट थाली नहीं होती, हर थाली एक संपूर्ण थाली नहीं होती, तो कमी कहाँ रह गई। सरकार ने बोला ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास अनाज जो थाली में जाता है, जैसे चावल यानी राइस, वीट, दाल यानी पल्सेस, ठीक है, ऑयल मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, जो जो चीज मोटे तौर पे हर एक की थाली में होती है, क्यों ना हम उसी में कुछ एड ऑन कर दें। हम चावल में ही कोई खनिज और मिला दे, हम इसके मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में कुछ विटामिन मिला दे, कुछ किसी में अमीनो एसिड मिला दे। मतलब सरकार जो अनाज जिस रूप में है, जिस मौलिक रूप में है, उसके साथ उसमें कुछ ऐड करना चाहती, यानी फूड को फोर्टिफाई कर दी। यानी फूड एक मान लो घर है, फूड एक मान लो घर है, तो उसके चारों ओर किला बना दिया, इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन करना। और वो किला किस चीज का है? विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड का, जिससे कि वो बच्चा, वो आदमी जब इसको खाए तो उसको संपूर्ण आहार मिल जाए। इस प्रोसेस को कहा गया फूड फोर्टिफिकेशन। और जिस भी खाने में ये चीज होगा तो उसके पैकेट में ऐसा लिखा होगा +F, उस सामान में लिखा होगा +F। +F मतलब उसमें कुछ हमने जोड़ा हुआ है, फूड फोर्टिफिकेशन। तो सरकार ऐसा करना चाह रही है और कर भी रही है। उसने अपनी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री जो है उससे बोला भाई कुछ करो, राइस में क्या मिला सकते हैं, गेहूं में क्या मिला सकते हैं, दाल में क्या मिला सकते हैं, जो मिला सकते हैं मिला के भेजो मार्केट में। तो हमारे देश के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा, खासकर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा सरकार को कि साहब जो फसल जिस रूप में है उस फसल को उस रूप में रहने दो। अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ देना है तो दूध दे दो, दही दे दो, अंडा दे दो, मखाना दे दो, मक्खन दे दो, लेकिन राइस में कुछ एक्स्ट्रा मत मिलाओ।
क्योंकि हमारा शरीर जो है और हमारे जो ग्रंथियां जो है और हमारी जो लाइफ स्टाइल है अभी वो इस चीज के तैयार नहीं है। हम इंसान है, हम रोबोट नहीं है, कहीं कुछ भी मिला के दे दो। तो कुछ पैनल सरकार को इस चीज का विरोध कर रहा है कि साहब ऐसा ना करें, लेकिन सरकार कह रही कि भाई कुपोषण को हराना है तो खाने में मिलाना होगा कुछ ना कुछ। ये सरकार का तर्क है, पैनल का तर्क है, जो भी मैंने क्लियर कर दिया। फोर्टिफिकेशन मेन चीज जानो आप कि फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। जैसे इनका एक स्लोगन है केंद्र सरकार का, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। तो संपूर्ण पोषण के लिए कुछ चीज ऐड करेंगे फूड में, इसको कहा जा रहा है फूड फोर्टिफिकेशन। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। और सबसे पहले इसको यूज कहाँ करेगी सरकार? राशन की दुकानों में। राशन की दुकानों से जो माल जाता है लोगों को उसी में जाएगा। हमारे देश में एक संस्था है जो हर तरह के खाने वाली चीज को रेगुलेट करती है, चेक करती है, उसका स्टैंडर्ड जानती है। उसका नाम है फसाई, यानी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये संविधान हमारे संसद में कानून ला के इसको बनाया गया है। और हमारे देश में जो कुछ भी आप खाते हो, जो भी खाने वाली चीज है, जो कुछ भी, अल्टीमेटली उस पे मोहर इसकी होती है। पलट के पीछे देख लेना, चाहे कुरकुरे खा रहे हो चाहे पिज्जा खा रहे हो, कुछ भी, ये उसको बताती है और वही पूरा लिखवाती है कि इसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना ट्रांस फैट है, सब लिखवाती है ये। तो ये इसने भी साफ साफ बोला अपनी स्टडी में कि भाई करो, लेकिन कुछ लेवल में करना, अंधी मत कर देना कि भाई जितना चावल जा रहा है सब चावल में आपने अंडर न्यूट्रिशमेंट या माल न्यूट्रिशमेंट को कम करने के लिए ऐसा मत कर देना। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई करो। सो फिर फूड फोर्टिफिकेशन और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस हुआ? फूड फोर्टिफिकेशन और सेकंड क्या बोला? सर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में क्या डिफरेंस हुआ? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में देखो, फूड फोर्टिफिकेशन हमने क्या किया, चावल था, चावल के साथ हमने कोई मिनरल लगा दिया, आयरन कैल्शियम कुछ भी लगा दिया, वो तो हम खा ही रहे थे ना, वो तो खाने योग्य चीज है। लेकिन जीएम में तो हम वो चीज मिला रहे हैं जिसको हम खाते नहीं है। बैसिलस तुरंजेसिस नाम के बैक्टीरिया को आप खाते थोड़ी ना हो, लेकिन वो आपके खाने में मिलाया जा रहा है। बीटी ब्रिंजल में मिला रहा है, बीटी वही था। लेकिन फूड फोर्टिफिकेशन में यही था कि भाई अलग अलग दाल चावल होटल से आने की बजाय हमने मिक्स करके दे दिया आपको। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई करो। यस सर। अब इसका जवाब दे दो। राष्ट्रपति के बारे में है, राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है कि किस आर्टिकल के तहत वो अपनी सजा को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं या उसको टोटली माफ भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल हाँ 70 to 72 क्लियर है, बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन को अपना अटेम्प्ट करिए, अपीडा के बारे में। इतना आसान सवाल है ये, इसके ऑप्शंस में ही इसका आंसर है। कोई ऑप्शन पढ़ लेगा तो आंसर दे देगा, सवाल पढ़े ही नहीं तब भी। फर्स्ट है इसका आंसर। फर्स्ट है क्योंकि अपीडा। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, ये एग्रीकल्चर के अधीन आता है, लेकिन ये तो कॉमर्स के अधीन आती है। तो जब भी ऑप्शन में कोई ऐसा स्टेटमेंट बार बार दिखे, देखो 3 सब में दिख गया था, तो एक नजर 3 में डाल के देख लो पहली बार में, जिससे आपका समय बचता है एग्जाम में। अगला है कि कौन सी जीएम क्रॉप भारत में अलाउ है? बीटी कॉटन अलाउ है। कॉटन।